मधुपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। शहर में एक मकान था। मकान में दो किराएदार फैमिली रहती थी। एक नंदा की फैमिली और दूसरी सुलोचना की फैमिली। नंदा अपने पति सुधीर और कुंवारी ननद सलोनी के साथ रहती थी और सुलोचना अपने पति निखिल के साथ। दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध थे। एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन नंदा की ननद सलोनी को देखने लड़का आया और उसे सलोनी पसंद आ गई। नंदा मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। चाय में चीनी डालने गई तो चीनी खत्म हो गई थी। हाय दैया, चीनी खत्म। चाय को देर हुई तो महारानी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा। फिर वो महारानी, नहीं, सुलो भाभी के घर से मांग के लाती हूँ। नंदा पिछले दरवाजे से सुलोचना के घर आती है और उससे चीनी मांगती है। चीनी तो हमारे घर नहीं है। क्या? शुभ शुभ बोलो भाभी, चाय नहीं पिलाई तो महारानी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता तोड़ देंगे और महारानी मेरे सर पर बैठकर नाचने लगेंगी। ननद है ना, सहना पड़ता है। ऐसी बात है तो हमारा चम्मच ले जाओ। सुलोचना एक चम्मच लाई और नंदा को दे दिया। चम्मच देखकर नंदा कुछ समझी नहीं। इस चम्मच का मैं क्या करूं? किसी को बताना नहीं, ये जादुई चम्मच है। रसोई की किसी भी चीज का नाम लेकर बस इसे बर्तन में 2 बार घुमाओ तो वो चीज चम्मच से गिर जाती है। क्या कह रही हो भाभी? फिर झंझट ही खत्म। थैंक यू भाभी। एक बात कान खोल के सुन लो, चम्मच 2 बार ही घुमाना, ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। हाय दैया, मैं ध्यान रखूंगी, चलती हूँ। नंदा घर आई और चीनी का नाम लेकर चम्मच 2 बार घुमाया तो मैजिक हो गया। चाय के बर्तन में चीनी गिरने लगी। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। चाय पीकर मेहमान खुश हो गए। 2 दिनों के बाद की तारीख फिक्स करके चले गए। शाम को सुलोचना चम्मच लेने आई तो नंदा बोली, भाभी आप तो जानती हो शादी में कितना खर्चा हो जाता है। मेहमान आएंगे तो उन्हें खिलाना भी पड़ेगा। अब हमारी इतनी हैसियत कहाँ, ये चम्मच रहेगा तो मदद हो जाएगी। शादी होते ही आपको लौटा दूंगी। सुलोचना मान गई और चम्मच छोड़कर चली गई। नंदा ने रात भर चम्मच घुमाया और शादी का सारा सामान निकाल लिया। रातों रात इतना सारा सामान कहाँ से आया? आप अपना काम कीजिए, रसोई में नाक ना घुसाइए। 2 दिन बाद सलोनी की शादी हो गई और सलोनी मायके चली गई। सुलोचना दोबारा चम्मच लेने आई तो नंदा की नीयत खराब हो गई। चम्मच तो मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन कल आपको निखिल जी के साथ चाय पीने आना होगा। कितनी मदद की है आपने हमारी, चाय तो बनती है। दूसरे दिन सुलोचना अपने पति निखिल के साथ चाय पीने आई। नंदा उनके लिए चाय बनाने लग गई। चाय बनाते बनाते उसे सुलोचना की बात याद आ गई। एक बात कान खोल के सुनो, चम्मच 2 बार ही घुमाना है, ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। ये चम्मच 2 बार नहीं 3 बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। नंदा ने 3 बार चम्मच घुमाया और चम्मच से जहरीली चीनी चाय में गिरने लगी। वही जहरीली चाय नंदा ने सुलोचना और निखिल को पिलाई और दोनों को मारकर चम्मच हड़प लिया। कुछ दिन बीत गए। चम्मच की मदद से नंदा ने रसोई का वो सारा खर्चा बचा लिया जो हर महीने सुधीर नंदा को देता था। उसी बचे हुए पैसों से नंदा ने काम वाली रख ली और दिन भर महारानी की तरह आराम फरमाने लगी। एक दिन नंदा बुरी तरह से बीमार हो गई, हिल भी न सकती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे चाय की तलब लगी तो उसने काम वाली से चाय बनाने को कहा, लेकिन चीनी तो खत्म हो गई है। हे भगवान, लगता है तुम्हें चम्मच का राज बताना ही पड़ेगा। कौन सा चम्मच? वो जो आपने बिस्तर के नीचे छिपाया है, उसका क्या राज? नंदा ने बिस्तर के नीचे से चम्मच निकालकर कहा, किसी को बताना मत, ये जादुई चम्मच है। रसोई की किसी भी चीज का नाम लेकर इसे बर्तन में 2 बार घुमाओ तो वो चीज बर्तन में गिर जाती है। खाना तुम्हें ही बनाना है, बस इसीलिए बता रही हूँ। ये ले, इससे चाय बना।
काम वाली नंदा की बात सुनकर चौंक गई और चम्मच लेकर जाने लगी। तो नंदा ने उसे चेतावनी दी, और सुनो, 2 बार ही घुमाना, तीसरी बार घुमाएगी तो चाय में चीनी नहीं जहर गिर जाएगा। काम वाली किचन में आई, उसने चीनी का नाम लिया और चम्मच 2 बार घुमाया तो चम्मच से चीनी चाय में गिरने लगी। देखते ही काम वाली की नीयत बिगड़ गई। अगर ये चम्मच मेरा हो जाए तो काम करने की जरूरत ही क्या है। अब ये चम्मच 3 बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। काम वाली ने 3 बार चम्मच घुमाया और नंदा की चाय में जहर गिर गया। वो चाय पीकर नंदा तड़पने लगी। तुमने चम्मच 3 बार घुमाया ना? सच बोल। अब ये चम्मच मेरा है। टाटा, बाय बाय। थोड़ी ही देर में नंदा तड़पती हुई मर गई और काम वाली चम्मच लेकर भाग गई। रघु एक सर्कस कलाकार था। गांव-गांव जाकर कला प्रदर्शन करता था। उसकी पत्नी रंजना और 10 साल का लड़का भीमू भी उसके साथ सर्कस करते थे और अपना पेट पालते थे। एक शाम सर्कस खत्म करके रघु की फैमिली सामान पीठ पर लादकर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, बस चलते रहो। सामने जो गांव आएगा, हफ्ता भर वहीं डेरा जमाएंगे, वहीं खाएंगे और वहीं कमाएंगे। चलते चलते काफी रात हो गई, लेकिन कोई गांव नहीं आया। तीनों जंगल से होकर थके हारे एक नदी किनारे पहुंच गए। एजी, ये नदी तो हमारा रास्ता रोक रही है। रुको, जरूर यहाँ कोई बोट होगी जो हमें नदी पार ले जाएगी। ऐसा कहकर रघु ने बोट की काफी तलाश की, पर उसे एक भी बोट नहीं मिली। निराश रघु वापस आ गया। सब सुनसान है, न बोट है न कोई इंसान, क्या करें? जिस गांव से निकले थे उसी गांव वापस चलते हैं। सुबह आएंगे तो बोट भी मिल जाएगी। नहीं, वापस लौटना मूर्खता होगी। यही नदी किनारे डेरा जमाते हैं, खा पी कर सो जाते हैं और फिर सुबह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लकड़ियों का इंतजाम करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। रघु लकड़ियाँ लाने निकल गया। भीमू नदी किनारे खेलने लगा और रंजना खाने की तैयारियां करने लगी। रघु सूखी लकड़ियां लेकर आया और उसने आग जलाई। रंजना ने चूल्हा तैयार किया और जलते चूल्हे पर सब्जी का बर्तन रखकर रोटी का आटा तैयार करने लगी। सब्जी तैयार होते ही रंजना ने रोटियां बनाई और तीनों खाना खाने बैठ गए। तभी नदी किनारे एक शिकारी आया। तीनों को देखकर शिकारी उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम तीनों? यहाँ डेरा जमाए क्यों बैठे हो? सर्कस वाले हैं माए बाप, रात हुई इसलिए यहाँ रुके हैं, सुबह चले जाएंगे। पागल ना बनो, खाना खाकर निकलो यहाँ से। कोई दिक्कत है क्या माए बाप? ये जंगली इलाका है, आधी रात में जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, यहाँ तक कि शेर भी आता है। शेर का नाम सुनकर भीमू एकदम से कांप उठा। शिकारी तीनों को सावधान करके निकल गया। एजी, अब हम क्या करें? वापस लौटने की ताकत नहीं और आगे बढ़ने के लिए बोट नहीं। जो होगा देखा जाएगा, सो जाओ। ऐसा कहकर हताश रघु भीमू के साथ नदी किनारे ही सो गया। हे भगवान, अब क्या करें? हमारी नैया पार करा दे भगवान। तभी अचानक रंजना की नजर बचे हुए आटे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आटा लेकर रंजना एक रोटी बेलने लगी। रंजना रोटी बेलती रही और बेलते बेलते उसने एक विशाल रोटी बना दी। अब इस रोटी को मैं आग में सेकती हूँ। रंजना ने विशाल रोटी उठाई और आग में डाली। थोड़ी देर बाद रोटी फूलकर तैयार हो गई। आधा काम तो हो गया, अब बचा आधा काम। रंजना रोटी को बोट के आकार में बदलने की कोशिश करने लगी। काफी लगन से अपना काम करती रही और रंजना ने रोटी की आकर्षक बोट बना दी।
बोट बन गई। अब तो पूरा परिवार सामान सहित नदी के उस पार पहुंच जाएगा। फिर क्या था, उत्साहित रंजना ने रघु और भीमू को आवाज लगाई, अजय उठो, भीमू उठ जा, चलो सामान समेटो, हमें नदी के उस पार जाना है। आवाज सुनकर रघु और भीमू जाग गए और रंजना की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। तुम पागल हो क्या? बिना बोट के नदी पार कैसे जाएंगे? कौन कहता है बोट नहीं है? वो देखो। रंजना ने रोटी से बनी बोट की तरफ इशारा किया तो बोट देखकर रघु और भीमू चौंक गए। रोटी की बोट? ये तुमने कैसे बनाई? तभी अचानक शेर की दहाड़ गूंजी। बातें ना करो, शेर आ चुका है, बोट में बैठो और चलो। तीनों ने सामान समेटकर बोट में रखा और बोट को नदी के पानी में डाला तो बोट तैरने लगी। फिर तीनों बोट में बैठ गए और बोट नदी के पानी में तैरते हुए आगे बढ़ने लगी। शुक्र है भगवान का, बच गए शेर से। तभी अचानक बोट डगमगाने लगी। रघु ने बोट के नीचे देखा, मछलियाँ बोट नोच रही थीं। शेर से तो बच गए, लेकिन मछलियों से कैसे बचेंगे? मछलियाँ नीचे से बोट खा रही हैं। हे भगवान, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। गहरा पानी है, हम तो डूब जाएंगे। तभी भीमू बोला, माँ बाबा डरो नहीं, हिम्मत से काम लो, बची हुई रोटियाँ साथ लाए हो। उनसे क्या होगा बेटा? हम रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और मछलियों का ध्यान भटकाएंगे। हाँ, भीमू ठीक कह रहा है। फिर क्या था, रंजना ने फटाफट बची हुई रोटियां निकाली और तीनों रोटियों के टुकड़े नदी में फेंकने लगे। रोटियों के टुकड़े देखकर मछलियां बोट छोड़कर पानी में फैल गईं और टुकड़े खाने लगी। इस प्रकार तीनों रोटियों के टुकड़े पानी में फेंकते रहे और तेजी से आगे बढ़ते रहे। ऐसा करते करते सुबह हो गई और तीनों रोटी बोट के साथ नदी के दूसरे किनारे सही सलामत पहुंच गए।